जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो आपने रिक्वेस्ट किया तो हमने आज जो है आपको सोचा कि बता दें। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूं और आप इसको पढ़ के जाइए और फिर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी और कि आपको आगे भी अभी इसी में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हम इस एमसीक्यू में आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने दिए हैं और पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द गिवन रिएक्शन। पहला हम देखते हैं Fe प्लस H2SO4, इसको हमने ऊपर कर दिया कि Fe प्लस H2SO4 बनता है FeSO4 प्लस H2, यानी आयरन जो है Fe H2SO4 से H2 को हटा करके खुद जुड़ जाता है और बन जाता है FeSO4। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए आयरन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, तो पोजीशन देखते हैं। कैल्शियम यहां है और हाइड्रोजन यहां है और आयरन जो है हाइड्रोजन के नीचे है, आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है वो कम हो जाती है। तो आयरन यहां है और आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो केमिकल रिएक्शन में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ही करेगा। इसलिए आयरन जो है हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस कर देता है और बन जाता है FeSO4। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया हो जाएगी Fe प्लस H2SO4, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस H2, यानी ये अभिक्रिया होगी। दूसरा हम रिएक्शन लेते हैं कि कैल्शियम रिएक्शन करता है H2SO4 से। H2SO4 से रिएक्शन करता है तो फिर इसकी पोजीशन देखते हैं कि कैल्शियम है कहां। कैल्शियम आयरन से भी ऊपर है, इसका मतलब है कैल्शियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हाइड्रोजन यहां है बीच में, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कैल्शियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर इसका मतलब फिर ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन। अब तीसरा रिएक्शन है Cu प्लस FeSO4। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, इसका मतलब कि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और आयरन इसके ऊपर है। तो जब कॉपर रिएक्शन करेगा तो FeSO4 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन होना ही नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन होना ही नहीं है, CuSO4 बनेगा ही नहीं। क्यों? कि Cu इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। Cu जो है आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। Cu और Ag में अगर देखेंगे तो Ag Cu के नीचे है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया और आपको ऐसे ही जो है टेक्निकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके। दूसरा आता है कि निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। जो हमने ऑप्शंस लिखे हैं इनमें से विच वन इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। जो चीज हम बता दे रहे हैं आप इसको पढ़िएगा और परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ये एग्जाम में आना ही आना है। अभी आपको हम और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आप कमेंट्स भी करते रहिए जिससे हमें पता भी चलता रहे कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे और हम आपको गाइड करते रहें। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा
अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम अगर देखते हैं ऑप्शंस, तो पृष्ठ तनाव है, प्रसारण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन वाली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हिमांक में ऑर्नामेंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, प्रसारण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, और सरफेस टेंशन में पृष्ठ तनाव। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दे आर, ये सब अणुसंघ गुणधर्म है। लेकिन पृष्ठ तनाव जो है ये अणुसंघ गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर को देखें तो इसका जो फार्मूला होता है कि पाई V इज इक्वल टू nRT, मीन्स पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर proportional to n. n means number of moles, n means number of mole of solute, number of moles of solute. solute के number of moles पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेट TB प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है कि N/W, इसका मतलब है कि डेड टीवी प्रोपोर्शनल टू n, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेड TFB प्रोपोर्शनल टू n होती है। लेकिन सरफेस टेंशन जो है ये फिजिक्स का फंडा है और ये होता है F/A, इसका जो फार्मूला होता है इसमें कहीं से n बीच में नहीं आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमने इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव किस विलयन में देखा जाता है? इन विच विलयन वी कैन ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट हम किस विलयन में देख सकते हैं? इसके लिए हम आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो फेजेस पाई जाती हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर इसमें से हम रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं, प्रकाश पुंज जिसको बोलते हैं, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम प्रकाश पुंज रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये प्रकाश पुंज की जो पथ है वो क्या होता है? विजिबल हो जाता है, दृश्य हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव देखा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में या कोलाइडी विलयन में। न तो गैस में देखा जा सकता है, न तो संतृप्त विलयन में देखा जा सकता है, न तो वास्तविक विलयन में देखा जा सकता है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है तो इसको स्कैटर करने की पावर रखते हैं और इनके नहीं रखते हैं। ठीक, इसीलिए कोलाइडी विलयन इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण किसमें संभव है? अगला क्वेश्चन है कि रंगीन आयन, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन किस ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं? वैसे डी वाले भी करते हैं और एफ वाले भी करते हैं। हालांकि इसमें एफ ब्लॉक नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक इसमें ऑप्शन में है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर आयन का फॉर्मेशन होगा, कलर आयन का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे कैन मेक कलर आयन्स। अगर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो वीडियो को देर तक देखें और रुके रहें और मैं जैसे कि एक्सप्लेन करता रहूं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है तो कराता हूं। चलिए अब आपको हम आगे कुछ बताते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसको खूब शेयर करिए और अपने दोस्तों को खूब सेंड करिए और परेशानी की जरूरत नहीं है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, किसे कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में को कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में इधर पी ब्लॉक है, इधर एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण तत्व वाले एलिमेंट कहते हैं। इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज है। दूसरी चीज कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल मेटल्स, दे मेक कॉल्ड आयंस, ये कॉल्ड आयन ही बनाते हैं। दूसरी चीज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, मान लो ये के है, ये एल है, ये एम है, तो इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिट कर जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। लोअर एनर्जी के जो कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होती है, जो सेल के होती है, फिर एल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के का इलेक्ट्रॉन एल में जंप कर सकता है, ट्रांजिट हो सकता है। ये विशेषता होती है, यानी प्रॉपर्टी होती है किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अगर हम ध्यान दें कि ऑस्मोसिस क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या चीज है। ऑस्मोसिस क्या है? हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल, यस, वाटर पार्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर शुगर सोल्यूशन रख दिया, इधर नॉर्मल वाटर है सपोज है, तो हम देखते हैं कि वाटर का पार्टिकल कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिधर पानी के कंटेंट कम है, पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, दे विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। मींस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। वाटर यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि दैट मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर व्हिच कैन स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, वह न्यूनतम दाब जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है वो क्या कहलाता है? पराश्रय दाब कहलाता है। इसमें से हमने समझ लिया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या विशेषता है, कैसे होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया हमने। अब हम अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन फैमिली देखें या नाइट्रोजन फैमिली देखें तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, अगर नाइट्रोजन फैमिली देख लें या ऑक्सीजन फैमिली देखें तो दे आर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का, ऑक्सीजन अपना पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का। तो ये दोनों एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू सम रीजंस, इसके कुछ कारण है। क्योंकि अगर आप पहली चीज, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज, परमाणु की साइज क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो पता चला कि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज। और ये केस, ये ऑक्सीजन के केस में भी होगा कि
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा। और दूसरी चीज, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन का 7 है, 2 5, पहली शेल K, दूसरी शेल L में D सबशेल नहीं पाई जाती, दूसरे शेल में, तीसरी में पाई जाती है M में। तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन के केस में भी और ऑक्सीजन के केस में भी d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल का ना पाया जाना और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्मॉलर साइज होना तो है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है असमान व्यवहार शो करते हैं अपने ग्रुप में। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा कारण क्या है कि इनमें d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। ये भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का मुख्य कारण है। तो ये हमने बताया। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है कि ये लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगेंड्स, हम पहली बात जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं। लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जैसे हमने कहा K4FeCN6, इसमें हमने ये CN जो है अटैच है, ये CN इससे अटैच है, ऐसे अटैच है, ऐसे अटैच है, ऐसे अटैच है और ये ऐसे अटैच। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं Fe को। और ये CN जो है इससे अटैच है और ये CN को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में सहसंयोजक यौगिकों में ये लिगेंड पाए जाते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए और आप इसको पढ़ के जाइए और गारंटी है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप लोग परेशान मत होइए, खूब शेयर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको और बता देते हैं, जैसे कि इसको अवश्य पढ़ के जाइएगा, जैसे कि जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया, इसकी परिभाषा भी, डिफिनीशन भी एंड इसके यूनिट भी, मात्रक भी जरूर पढ़िएगा। दूसरी चीज है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होता है, इसका क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, हेनरी लॉ, हेनरी का नियम क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या इसका अनुप्रयोग है, अवश्य पढ़ के जाइएगा। फ्रैंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कोगुलेशन स्कंदन, कोलाइडिक लेयर में कैसे हो जाता है, जैसे दूध में हो जाता है। ठीक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस प्रयोगशाला में या इंडस्ट्रियल मेथड में जो पूछे जाते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल मेथड में, औद्योगिक विधि में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य पढ़ के जाइएगा। और प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का बाय कांटेक्ट प्रोसेस, यानी संपर्क विधि से आप H2SO4 का निर्माण कैसे करोगे, अतः इन सब क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। पूरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। कमेंट्स करिए